अजीजा नेमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। और मेरी यूट्यूब के वापसी के बाद जो है, मैं बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, और मैं उनको हमेशा जर्नलिस्ट का जर्नल कहता हूं, लेकिन उनको पसंद ये जर्नल कहलवाना नहीं है, बट सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हमारे लीडर जो हैं वो शाहीन सेबाई साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। और खुश आमदीद कहते ही शाहीन सेबाई साहब को एक इंतहाई मुश्किल सवाल भी, पहला ही जो कर्व बॉल है वो भी साथ डालेंगे। शाहीन सेबाई साहब वो कहते हैं कि वो भोपाली साहब ने कहा था कि उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजर्बा हमारा है। अब यहाँ पे एक दिन पहले फैसल वाडा साहब, जो कि वाज़े तौर के ऊपर आपको पता ही है कि फौज के तर्जुमान है, DGISI और DGC की तर्जुमानी करते हैं, अलीना शिगरी के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया। सर, ये आपके सामने एक दफा मैं पेश करता हूं। मैं आपको एक खबर दे रहा हूं, एक हलचल एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। उसमें आपको इंसाफ के तकाजों में आपको लगेगा कि बजाय इंस्टेड ऑफ बीइंग न्यूट्रल, यहां सबकी अपनी लाइकिंग्स हैं और डिसलाइकिंग। उस लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से एक पार्टी के मखसूस एजेंडे के तहत आप एक हलचल मचाने की कोशिश करेंगे आइंदा दिनों में, हफ्तों में, पर वो दैट इज गोइंग टू बी द एग्जिट स्ट्रैटेजी, एंड वो एक्सपोज हो जाएगी पूरे पाकिस्तान के आगे। इंसाफ की चीज एक्सपोज होते हुए पाकिस्तान में नजर आएगी। ये सर जो मैंने इसके ऊपर तहकीकात की, काइंड कर्टसी ऑफ द ABN न्यूज, हमने ये 29 सेकंड का क्लिप शेयर किया, ABN न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके ऊपर जब मैंने मजीद तहकीकात की तो मुझे पता ये चला कि ये फैसल वाडा साहब जो है, ये जजेस को धमकी दे रहे हैं कि अगर 27वीं तरमीम को उन्होंने चैलेंज किया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा, जस्टिस अतर मनल्ला ने खत लिखा, अगर इन्होंने चैलेंज किया तो फिर हम इनके साथ जो है, एक मुतवक्का रद्द अमल ये था कि हम जो है वो इनके साथ जो है इनका विल मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ देम, और धमकी थी वाज़े तौर के ऊपर। जजों से जवाब की तवक्को थी, जजों ने आके इस्तीफा सामने पेश कर दिया सर। अब ये बात फिर दोबारा भोपाली साहब वाली होगी कि उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। इतना मैसिव बजट लेने के बाद, मैसिव पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेने के बाद, क्या ये टूट गए हैं या ये फाइट बैक कर रहे हैं? ये जजों का जो जवाब है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब आपका, आपने मुझे बुलाया। आपके सारे देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। आपने जो सवाल किया है, बहुत बड़ी गुगली आपने फेंकी है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त सवाल है। मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहा है कि जी ये जज जो अब हमारे, जब वक्त कयाम आया, वो जो एक मशहूर मिसरा है कि जी गिर गए सजदे में जब खड़े होने का टाइम आया। हमारे जजों का रोल बड़ा ही क्वेश्चनेबल मुझे तो लग रहा है अब इस वक्त। यही जज जो बड़े बड़े आइकॉन्स बने हुए हैं, मंसूर अली शाह साहब, मिनल्ला साहब और मुनीब साहब और पता नहीं कौन कौन से जज जो है, जब जब क्रिटिकल टाइम आता है, जब इनका एक वोट जब डिपेंड करता था इनके एक वोट पे कि दे कुड हैव टर्न्ड द होल थिंग, वो उस वक्त नहीं किया उन्होंने। और अब जब इन्होंने सारा कुछ ग्रैब कर लिया, पावर ग्रैब कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब ये अकेले रह गए। अब ये क्या करेंगे? तो अब इस्तीफा देना इज द इजीएस्ट थिंग, यू रन अवे। और इस्तीफा दे दिया, अब दो ने तो दे दिया। मैंने तो ये सुना था कि जी अतर मनल्ला साहब और जो टॉप के जज थे वो तो उन्होंने तो सबमिट कर दिए और बड़े माफी मांग के तो वो तो घर चले गए। जजेस का रोल बहुत ही, यानी अब इस सारे सागा में, एपिसोड में जजेस का रोल जो है ना, बड़ा क्वेश्चन होगा। लोग उस पर कहेंगे कि जी ये इन लोगों की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। जब भी ये ओवरटर्न कर सकते थे, ये खड़े हो सकते थे, इनके सामने नहीं खड़े हुए। पॉलिटिशियंस को तो छोड़ दे, पॉलिटिशियंस तो बेचारे जो इनके साथ है फौज के, वो तो मारे गए, फौज नहीं उनको खड़ा किए हुए। जब तक खड़ा करेंगे वो रहेंगे, उसके बाद वो दे आर नोबडी। इमरान खान इज देयर, इमरान खान के साथ ये खड़े होते जज और पूरे अवाम खड़े हुए थे, तो देयर कुड हैव बीन अ फाइट। इस वक्त तो इन्होंने डिसअपॉइंट किया, इतना बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है कि जी अब ये लोग जाके सड़कों पे नारे लगाएंगे, अतर मनल्ला साहब दोबारा 2007 वाली मूवमेंट लेके आएंगे या क्या करेंगे, आई डोंट नो व्हाट दे विल डू।
मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे। गवर्नमेंट तो जनरल क्यानी पीछे थे, DGISI तो चल गई थी, इस वक्त DGISI आपको लगता है कि इनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनके पीछे कोई खड़ा होगा या कोई अब तो इनका कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। चाहे ये पूरा फुल कोर्ट बना के कह दें ये सब गलत है, ये वो, नो बट हु केयर्स। अब वो उन्होंने जो कुछ करना था अपने लिए कर लिया, वो डंडा उनके हाथ में, वो पहले भी उनके हाथ में था डंडा, एवरीथिंग वाज विद देम, दे वर रनिंग द शो। इन लोगों ने फाइट करनी थी, ये लोग फाइट नहीं की इन्होंने, और अब उन्होंने जब सब कुछ रैप अप कर लिया, अब इनके पास क्या ऑप्शन रह गए? ये सड़कों पे आए या जो भी करें, भूख हड़ताल करें, जो भी करें, आई डोंट नो व्हाट दे डू, बट they have failed the country, they have failed the nation, they have failed democracy, they have failed the constitution। मैं तो ये कहूंगा। सर ये इन्होंने तो फिर भी इस्तीफा दे दिया है। शहजाद अकबर साहब, बैरिस्टर शहजाद अकबर मेरे प्रोग्राम में कल परसों कह रहे थे कि जनाब ये बाकी जो आपके चीफ जस्टिस हैं, जिनके बारे में अजरा मजाक वो कह रहे थे कि अगर चीफ जस्टिस के साथ ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज हटाया तो वो तो धमकी दे रहे हैं कि मैं अपने आप को जो है वो फाइल लगा लूंगा, फांसी चढ़ जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये ठेकेदार है, ठेकेदार अफरीदी इसका नाम रखें आप। और बैरिस्टर शहजाद अकबर जैसा तहम्मुल मिजाज वाला आदमी, बैरिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट का, मीठे अल्फाज में बात करने वाला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बोले कि भाई ये ठेकेदार है। और मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का ठेकेदार है, कहता नहीं सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग लॉट का ठेकेदार है ये। तो इस अदलिया की ठेकेदार अफरीदी की, इस अदलिया की जो दो ही नाम थे काबिल, वो रिजाइन करके साइड पे हट गए, तो पीछे फिर सर उसकी हैसियत क्या रह जाती है जुडिशरी की सर इस मुल्क के अंदर? जुडिशरी को तो इन्होंने कीमा करके कचरा कर दिया ना। अब इनकी हैसियत क्या रहेगी? सुप्रीम कोर्ट आप इनको कहे, हाई कोर्ट कहे, उनको कुछ भी कहे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहे, जो ऊपर उन्होंने लाके बिठा दिए अपने जो छोटे छोटे वो पहले टाउट थे, फिर उनको बड़ा करके जज बना दिया, फिर बड़ा करके उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, और फिर पता नहीं क्या क्या बना दिया। अब वो ये तो सब उनके चाबी के गुलाम है, जो उनको कहेंगे वो करेंगे। अब कोर्ट से तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी कोर्ट आपको फाइट करेगी। द कोर्ट हैज सरेंडर्ड एंड द कोर्ट हैज फेल्ड द नेशन। एक तो बात ये बिल्कुल क्लियर है। अब लड़ेगा कौन? इमरान खान और अवाम। अवाम इज द बिगेस्ट थिंग। पूरा केपीके इज विद इमरान खान। पूरा केपीके के लोग जो हैं, बलूचिस्तान के लोग जो हैं, ट्राइबल एरियाज के लोग जो हैं, कश्मीर के लोग जो हैं, ये है अब फाइटिंग फोर्स। और ये इमरान खान को भी और बाकी सब लोगों को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि सारी कॉन्स्टिट्यूशनल, सारी आईनी, कानूनी उन्होंने रास्ते जो थे वो तो बंद कर दिए। अब व्हाट एल्स ऑप्शन दे हैव? डंडामारी करनी है, लड़ाई करनी है, तो फिर तैयार, उसके लिए तैयारी करें और फिर लड़ें। बगैर तैयारी के आप लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। तो दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। अब ये एक रह गया कि जी इस दौरान में ये कहीं इमरान खान को इन्होंने फारिग कर दिया और जेल में इन्होंने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल ही होगा बिल्कुल। तो व्हाट देन? मगर वो ऐसा मेरा ख्याल है अभी मुश्किल है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है कि इमरान खान को अभी हाथ नहीं लगाना है। शायद आपको भी शायद इसका इल्म होगा कि क्या है। जी सर, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप हमें ट्रक की बत्ती लगा के पीछे लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो कोई मीठी गोलियां नहीं है। ये जो आपने बात की, मेरे तक ये बात पहुंची कि इमरान खान को आसिम मुनीर की तो ख्वाहिश थी कि रास्ते से हटा देता, क्योंकि मुबैना तौर के ऊपर इल्जाम ये लगाया जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन प्लान में शर्त रखी थी, और बारहा नून लीग की तरफ से, जाहिर बात है सबसे बड़ा खतरा जो है उनके ऊपर वो इमरान खान है, और बारहा इस ख्वाहिश का इजहार किया गया आसिम मुनीर से कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। लेकिन बैनुल-अक़वामी कुव्वतें, बिलखसूस अमेरिका के अंदर, उन्होंने सख्ती से इस बात की ममानत कर रखी है, और जाहिर बात है वो ममानत अब वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है क्यों कर रखी है। मुझे ये खबरें मिल रही हैं कि वो उनको ये लग रहा है कि इमरान खान एक वो वाहिद शख्स है जो आसिम मुनीर को जो है वो कोई नकेल डाल सकता है। कोई उनकी कोई लव लॉस नहीं है इमरान खान से। सिर्फ वजह यह है कि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान से उनका भी कारोबार और मामलात सेट हो गए हैं। आसिम मुनीर हिंदुस्तान के ऊपर जो है, पहले अफगानिस्तान को दुश्मन प्रेजेंट करना चाहता था, रजीम चेंज करके उस पर पाकिस्तानी कौम तैयार नहीं हुई,
तो अब हमारी इत्तलात के मुताबिक हिंदुस्तान से एक दफा पहले भी पंगा ले चुके हैं पहलगाम में, जिसके नतीजे में 4 दिन की जंग हुई, इन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया। अब दोबारा ये वहां पे दोबारा पंगा लेना चाहते हैं ताकि पूरी कौम इनके पीछे खड़ी हो और कहे फील्ड मार्शल आप अजीम हैं, आपकी जय हो, और ये इस तरह फील्ड मार्शल जिंदाबाद के नारे जिंदाबाद। सर इसमें इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि अब क्योंकि बिजनेस खराब होता है अमेरिका का इंडिया के साथ, तो आसिम मुनीर को रोकने के लिए सिर्फ एक ही शख्स है जो इमरान खान है, और वो इमरान खान को पावर में नहीं आने देना चाहते, या पावर में अगर वो आए भी तो इमरान खान और आसिम मुनीर आपस में बाहर, इमरान खान बाहर आए और इमरान खान बाहर आके इसको पब्लिक की सपोर्ट के साथ आसिम मुनीर को काटे, आसिम मुनीर उनको काटे, दोनों आपस के अंदर लगे रहे ताकि अमेरिका भी तंग ना हो, इंडिया भी तंग ना हो, वेस्ट भी अपना काम करता रहे, ये आपस के अंदर लगे रहे। और इसलिए इमरान खान की वापसी की बातचीत जो है वो सीरियसली चल रही है। अब इस पे आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या तज्जिया है जो ये आपने एक बहुत ही नई विंडो खोली है, नई ओपनिंग खोली है कि जी ये पॉसिबिलिटी भी है कि इमरान खान को अमेरिका रिलीज करा के मैदान में पॉलिटिकल एरिना में ला के आसिम मुनीर के सामने खड़ा कर दे। दिस इज व्हाट आई थिंक यू आर सेइंग। जी सर। इस वक्त तो इमरान खान आसिम मुनीर के कंट्रोल में है, और आप कह रहे हैं कि जी ये इंडिया से जंग करेगा ताकि ये लोगों में पॉपुलर हो जाए और लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए। इज दैट व्हाट इज द आर्गुमेंट? इंडिया से ये जंग करेगा, हो सकता है करे, इसके दिमाग में हो, लेकिन एक बात आप सोचते हैं, अगर इस दफा इंडिया से जंग हुई तो हो सकता है उसका रिजल्ट वो ना हो जो अभी मई में हुआ था। फिर क्या होगा? इंडिया ने अगर आपको फेंटी लगा दी, इंडिया ने अगर आपके जगह में पकड़ ली, कोई आपका मार दिया, किसी को एरियाज कंट्रोल कर लिए, आपके जहाज गिरा दिए और आप कुछ ना कर सके, लोग तो, क्योंकि अवाम तो आपके साथ नहीं है अभी, इंडिया के साथ आप लड़ाई करेंगे तो ठीक है, लोगों में एक जज्बा पैदा होगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी कि जी आप ये जबरदस्ती जंग नहीं लड़ रहे, ये इंडिया ने कुछ ज्यादती की है। लेकिन अगर वहां से आपका पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान आपने करा दिया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? फिर आसिम मुनीर होगा, इमरान खान तो नहीं होगा। सर आपको लगता है कि इनको पाकिस्तान के नुकसान की परवाह है? सर तो ये तो खैर है, बात तो सही है आपकी कि इनको किसी चीज की परवाह नहीं है, इनको अपनी परवाह है, लेकिन फिर ये क्या करेंगे? भागेंगे, फिर मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, फिर किसके हवाले करेंगे? इंडिया के हवाले करके जाएंगे। ये मतलब है कि इमरान खान इज ए पावर विच कैन बी यूज। अगर आप दोनों को मिला के, अवाम को मिला के, फौज को मिला के, इमरान खान को मिला के एक ऐसी इक्वेशन बना ले कि जी हम पूरा मुल्क इकट्ठा खड़ा है और फिर हम जिससे भी चाहे लड़ेंगे तो खुल के लड़ेंगे, अगर हम, और वरना मुकाबला करेंगे हम सब मिलकर और पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। लेकिन आसिम मुनीर तो बादशाह क्या खुदा बनना चाहता है सर, वो तो खुदाई के दावे कर रहा है। आप उसको उसके पहले उसका दिमाग में कोई इंजेक्शन लगाया कि जरा थोड़ा सा उसका टेम्परेचर तो नीचे आए। सर देखें, बात जो है वो रीजनेबल, आप बात ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मसला इस वक्त जो हालात हैं वो ये है कि जब आप बात करते हैं, अवाम से पूछते हैं कि क्या आपको पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के ऊपर, जो कि जारी बात है फौज चला रही है, उस पर एतबार है? ये सर्वे है सर, ये एविडेंस है, ये कोई हवा में बात नहीं है सर, एविडेंस आपके सामने है। 91% पाकिस्तानी कहते हैं नहीं, नहीं हमें पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं है। दिस इज व्हाट 91% ऑफ पाकिस्तानी सेइंग। अब ये सिर्फ चेंज उस वक्त हुआ था जब इन्होंने पहलगाम में पंगा किया, उसके जवाब में जंग हो गई थी, और वो जंग में इन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया था। अब सबसे ज्यादा नफरत किससे की जाती है फौज के अंदर? या चलें सवाल ये कर लें कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अपना दुश्मन किसको समझती है, सियासतदानों को या फिर जो है वो फौज को? इसके ऊपर भी सर छोड़े, हवा में बात नहीं करते, एविडेंस पे बात करते हैं। एविडेंस क्या है? सर्वे होता है सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सर्वे में सर 94% लोग कहते हैं, सैंपल सर्वे है 24 आवर्स का, 4508 वोट्स के मुताबिक फाइनल रिजल्ट है, 94% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जमहूर या फौज? 94% कहते हैं फौज। ये सेंटिमेंट है सर, ये सेंटिमेंट है आपकी। अब ये सेंटिमेंट लेके आप इंडिया से जंग करने जाएंगे तो क्या हाजिर होगा आपका सर? यार ये मुझे ये जरा समझाएंगे। आप कहते हैं फेंटी पड़ेगी, ठीक है, फेंटी तो लास्ट टाइम भी पड़ी है, आपने राफेल करके, प्रेसिडेंट ट्रंप ने राफेल करके उनसे डिफेंस डील करवा ली, F-21 वो बेच रहे हैं, उन्होंने आपके एयर बेसेस को हिट किया, आपका एयर डिफेंस वनरेबल है, आपकी रशिया में
ISI की टीम पकड़ी गई है, बाकायदा एस्पेनॉज रिंग पकड़ा गया है जो एडवांस डिफेंस एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी वहां से स्मगल करना चाहता था। क्यों स्मगल कर रहा है सर? क्योंकि चाइना ने इनको देने से इनकार किया होगा ना, तभी वहां से जाके HQ9 सिस्टम इनको नहीं मिल रहा, तभी ये वहां से जाके जो है रशिया से ब्लैक मार्केट से उठाना चाह रहे हैं और फिर भी पकड़े गए हैं। जारी बात है वहां भी इंडिया का जोर है, तो वो इनको हिट तो कर सकते हैं। फैंटी बेशक लगे पाकिस्तान को, तो जो लफाफे बैठे हुए हैं, जो जिंगोइज्म होता है, जो वॉर फीवर होता है, उसमें कहेंगे जीत गए, बनियान अल मरसूस हो गया, हम जीत गए हैं, हमने जो है वो जिंदाबाद कर दिया। क्योंकि सर बात सुने, इंडिया भी एक लिमिट से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस है यहाँ पे। इंडिया का तो कारोबार चल रहा है, लोग कहते हैं नूरा कुश्ती है, डबल गेम है, वो यार उनके कारोबार चल रहे हैं, उनका बिजनेस है, वो 4-5 दिन से आगे जाते भी नहीं है, उनका बिजनेस खराब होता है, उनकी मार्केट्स बैठती हैं। आपके पास तो है ही कुछ नहीं, आप तो कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ लेके डूबेंगे। देखिए जरा राय साहब इसको कॉन्टेक्स्ट को जरा ठीक कर लें, कुछ मेरे ख्याल में काफी कंफ्यूजिंग से ये एक सिचुएशन सामने आ रही है, इसको जरा ठीक कर। एक तो बात आप कर रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इंडिया से जंग कर लेंगे अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए, एक तो ये पॉइंट आपका, मेरा इफ आई एम रीडिंग यू करेक्टली। जी सर। दूसरा ये कि आप कह रहे हैं सर्वेज में 94% पीपल से कि जी दे डोंट लाइक द फौज, उनके खिलाफ है। बिल्कुल सर, ये भी ठीक है। तीसरा पोजीशन ये है कि जी आसिम मुनीर इज सर्विंग द अमेरिकन्स एंड सर्विंग द वेस्ट एज दे वांट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा वो इस वक्त तक। यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम ये है। अच्छा, प्रॉब्लम अगर है तो वो फिर आसिम मुनीर को इस वक्त तो वो इमरान खान को यूज करके आप कह रहे हैं कि जी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये रीसेंट चेंजेस आई हैं वॉशिंगटन डीसी में पिछले 2-3-4 दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, यूएस और इंडिया की डिफेंस डील के बाद ये चेंजेस आई हैं। और इसके ऊपर कल अकबर से कल मेरा बड़ा डिटेल के अंदर बातचीत हुई है। वॉशिंगटन डीसी में जो मूड है वो ये है कि ये अब न्यूयॉर्क टाइम ने सर रिपोर्ट की है कि यार ये $6 लाख महीना लगा के ट्रंप को इन्होंने खरीदा है। वो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट जो है सर वो यूएस डीप स्टेट का चेंज इन मूड बताती हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का चेंज इन मूड बताती हैं। इनकी डील हो गई है, अचानक 50% टैरिफ रिडक्शन इंडिया की उन्होंने कर दी है। इंडिया ने इनको कहा है कि जनाब हम ठीक है आपसे लेते हैं वेपन्स, हम नहीं रशिया के पास जाते, आप करें हमारे साथ बात, इनको अभी फिक्स हमने करना है, आप इनको छोड़े, इनको तो पैसे आपको लगाने पड़ेंगे, इन्होंने आपको देना तो कुछ है ही नहीं, ये तो आपसे असला ले नहीं सकते, ये तो चाइना के साथ चल रहे हैं। पहले ही चाइना ने इनको सपोर्ट किया, हमारे जहाज गिरे हैं, अब ये चाइना को साथ मिला के हमारी नेवी के पीछे पड़ना चाहते हैं, और आप चाहते हैं हम नेवी आपके साथ क्वाड के अंदर मिले जाके, तो आप इनको जो है इनके ऊपर से अपना हाथ हटाएं। ये ना आपको क्रिप्टो दे सकते हैं, ना पाकिस्तान कॉइन दे सकते हैं, उसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े कोर कमांडर्स ने पैसे लगाए हुए हैं अपने दमादों के ऊपर, और कुछ लंदन के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो अगले वजीर आजम बनना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उन लोगों के ऊपर पैसे अन्नेवा लगाए हुए हैं और वो वादे वईद करके बैठे हुए हैं, और इस वक्त शदीद तरीन डेस्परेट है, क्योंकि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो कि ट्रंप की फैमिली की फर्म है, वो दुबई में बैठ के कह रही है कि भाई पाकिस्तान वालों से रेगुलराइजेशन नहीं होती, रेगुलराइजेशन कर ली तो इनकी जो ब्लैक मार्केट है, इलीगल स्पेक्ट्रम है, उसका पैसा जो निकल रहा है वो निकल नहीं पाएगा, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस आ जाएगा, तो रेगुलराइजेशन ये वैसे भी करने के मूड में नहीं है। दिस इज द रियलिटी। तो ट्रंप की जो कहानी है वो पिछले 6-7 दिन में बड़ी तेजी से चेंज हो गई है, यू टर्न हो गया है, और अब मोदी जाने और मुनीर जाने, और मोदी ने मनीरे की जो मंजी, देखिए अगर ऐसा हुआ है तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। इमरान खान को अगर कोई ना कोई फिर हमें कोई ना कोई साइन और CBM कह लें या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर या अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन आए कि भाई अब आप जरा इमरान खान पे हाथ हौला रखें, जरा उसको छोड़ें, निकालें, उसको बात करने दें, उसको काम करने दें। अगर ऐसा कोई आता है तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि जी हाँ जी चेंज आ रहा है, और ये लोग भी फिर थोड़े बहुत और जज्बात में आएंगे कि जी इमरान खान के लिए कुछ अच्छा वक्त आ रहा है। लेकिन अगर ये नहीं होता, और ये इस वक्त तो आसिम मुनीर ने पूरा गर्दन और जबड़े हर एक को गर्दन से पकड़ के बिल्कुल टाइट किया हुआ है इस वक्त तो, अब तो कोई खड़ा होने वाला है नहीं उसके सामने। तो ये अमेरिका अगर इस पोजीशन से खुश नहीं है, इस सिचुएशन में अमेरिका खुश नहीं है, तो फिर इसके साइंस हमें क्या आपके ख्याल में नजर आएंगे? कुछ आपको लगता है कि कुछ ऐसा कोई 1-2 चीजें पॉइंट ऐसी होंगी कि जो हमें नजर आए? ये अभी इस पे फैक्ट्स पे बात करते हैं सर। देयर आर 3 फैक्ट्स। फर्स्ट आपने बात की है, अभी यहाँ पे मैं उन फैक्ट्स की बात करता हूँ। पहला फैक्ट क्या है कि आसिम मुनीर इज नाउ द सुपर किंग, अनचेक्ड पावर। बिल्कुल। इंडिया से उसने पहले भी जंग करके पब्लिक सपोर्ट इकट्ठी की है, अगली जंग वो तैयार कर रहा है
जुलाई की रिपोर्टिंग है, अभी दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ है, इंडिया ने कहा ये जो है वो टेररिस्ट अटैक है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अगले दिन अटैक हुआ है, इन्होंने पहले टीटीपी को ब्लेम किया, उसके बाद जमात-उल-अहरार को ब्लेम किया, आखिर में तीसरा जाके इंडिया को ब्लेम किया। इंडिया ने कहा कि तुम लोग पावर ग्रैब कर रही है, तुम्हारी मिलिट्री तुम्हारी तवज्जो उठा रही है, हम लोग अगले दिन ही जाके ब्लास्ट नहीं कर देते, हमारी जो है वो सीसीपी बैठती है, प्राइम मिनिस्टर बैठता है, बैठते इंटेलिजेंस चीफ, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, और फिर हमारा डिफेंस चीफ बैठ के फिर फैसला करते हैं, हमारी तो मीटिंग हुई नहीं है। तो तुम लोगों को ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। आसिम मुनीर ने पहले भी ये काम किया, ये फैक्ट है कि वो ये आगे भी जाके काम कर सकता है, और सारे में एक ही फैक्ट है। फैक्ट ये है कि 27वीं तरमीम के बाद ही इज द सुपर किंग ऑफ पाकिस्तान। सुपर किंग, बिल्कुल, ये फैक्ट है, ठीक है सर। दूसरी क्या फैक्ट है, यूएस एंड अमेरिका डिफेंस डील एक फैक्ट है, 10 इयर्स का फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क के अंदर जब आप बात करते हैं और जब आप उसको डिटेल के अंदर उस फैक्ट को थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा उसको थोड़ा गौर से देखते हैं, तो उस फैक्ट के अंदर आपको क्या चीजें सामने आती हैं। सर एक वो मैसिव किस्म की डील है जिसके अंदर 10 साल के अंदर कोई 2, 3, 4, 500 बिलियन डॉलर, विच इज ह्यूज मनी, ह्यूज डिफेंस बजट जो है वो लेना वो चाहते हैं। एक बहुत बड़ा उनका फ्रेमवर्क है। अब वो फ्रेमवर्क क्या है, वो फैक्ट क्या है, वो ये देख लें आप, ये आपके सामने है। 2024 में वो MQ-9B पे ड्रोन डील के ऊपर काम कर रहे हैं। 2025 जो अभी चल रहा है, 10 ईयर फ्रेमवर्क उनका साइन हो गया। ज्वाइंट वेपन्स डेवलपमेंट वो कर रहे हैं विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं सर। किसके ऊपर, PLA नेवी के ऊपर, PLA की एक्सपेंशन के ऊपर, इंडियन ओशन के अंदर सर्विलेंस चाइनीज नेवी की वो कर रहे हैं अमेरिका के लिए। फिर स्ट्रेटेजिक लिंक टू चाइना भी साथ शामिल है ना, इंडिया पैसिफिक डेटरेंस वर्सेस चाइना के लिए वो ज्वाइंट वेपन्स डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इंडिया इज गोइंग टू पे द अमेरिकन्स, सो दे विल ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर वो सर 2025 से 28 तक G5404 और 5414 जेट इंजन की को प्रोडक्शन कर रहे हैं सर। डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट कर रहे हैं टाटा और लॉकहीड मार्टिन मिलके। ये फिर रशिया पे और चाइना पे रिलायंस रिड्यूस कर रहा है इंडिया अपनी चाइनीज एयर थ्रेट को काउंटर करने के लिए। और फिर 2025 से 2030 तक सर ICET टेक्नोलॉजी का उन्होंने रोड मैप निकाला है जिसमें AI, स्पेस, साइबर और क्वांटम में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चाइना के साथ जो इमर्जिंग कंपटीशन है वो अमेरिका के साथ मिलकर मैनेज करें। ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू पे अ लॉट ऑफ मनी। सो ये जो बात की जा रही थी कि इंडिया पे पॉलिसी इसने यू टर्न ले ली है, ट्रंप को $6 लाख लगा के महीने में और वो क्रिप्टो करके, वो तो सर ये फैक्ट है कि ये हो गया। तो इस सिनेरियो में मुझे ये समझाया कि इंडिया तो ये सारा कुछ कर रहा है और अमेरिका से लेगा और सारे उनके 10 ईयर पैक्ट भी हो गए और ये सारे डील भी इन द पाइपलाइन और सब कुछ हो रहा है। व्हाट इज पाकिस्तान गोइंग टू डू? चाइना को हमने नाराज किया हुआ है। चाइना ने पिछली दफा तो हमें बचा लिया, इस दफा हमें अगर चाइना बचाने नहीं आया तो हम फिर किधर जाएंगे? और आसिम मुनीर साहब का फिर क्या होगा? फील्ड मार्शल तो बन गए, पूरी एयरफोर्स भी उन्होंने टेक ओवर कर ली है, नेवी भी टेक ओवर कर ली है, न्यूक्लियर भी टेक ओवर कर लिया है, सब कुछ टेक ओवर कर लिया है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि जी आप लड़ेंगे किस बेसिस पे? आपको चाइना बचाने नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? और पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर जो हालात है वो आपको ही पता है कि 94% पीपल आर अगेंस्ट दी आर्मी। इमरान खान को आपने पकड़ा हुआ है, सारी आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जीरो है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? व्हाट इज आवर स्ट्रेटजी एंड आवर प्लानिंग? अच्छा, मैं पहले आपको तीसरा फैक्ट बता दूं, फिर प्लानिंग आप बताएं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे तो जो लोग बता रहे हैं फौज के अंदर, वो कह रहे हैं भाईजान DHA के प्लाट तो सबके पास है, खरीदार कोई नहीं है और उस पे काम कोई भी नहीं है। हालात यार DHA प्लाट ट्रंप को तो नहीं चाहिए ना, DHA के प्लाट अमेरिकन जनरल्स को तो नहीं चाहिए ना, वो क्या करेंगे बेचारे? तीसरा फैक्ट, चाइना इनके साथ इस वक्त नहीं खड़ा। किस तरह साबित होता है? ये फैक्ट है कि जनाब मॉस्को ने ISI का नेटवर्क जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी एयर डिफेंस की स्मगल कर रहा था उसको, क्योंकि इंडिया ने इनका टोटल एयर डिफेंस ब्रीच किया है, इनके तमाम एयर बेसेस अपनी मर्जी से हिट किए हैं, नूर खान, बुलारी, सरगोदा और उसके अलावा आपका सक्कर। अब और एयर डिफेंस आपका फेल हो गया। अगर चाइनीज HQ-9 इनको दे देता तो फिर भी कोई सिस्टम हो सकता था। इंडियंस जो है वो मजीद S-400 के बाद S-500, मेरे ख्याल में S-6 नहीं है, S-500 भी ले रहा है। और उसके लिए वन टाइम इस डिफेंस डील के तहत, सर सुने जरा, इस US एंड अमेरिकन डिफेंस डील के तहत
इंडिया को चाइना रशिया से S-500 लेने का वन टाइम एक्सक्लूसिव वेवर मिल रहा है कि वो चाइना के खिलाफ एयर डिफेंस अपना जो है वो कंफर्म करेंगे। और पाकिस्तान का चाइना भी इनको देने से इनकारी है, तभी तो रशिया वो गए चोरी करने के लिए ब्लैक मार्केट से एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी उठाने के लिए, और वहां से जो है वो पकड़ा गया पूरे का पूरा नेटवर्क। तो सर ये यहाँ पे फैक्ट है, ये फिक्शन नहीं है कि जनाब इनका काम जो है वो नहीं चल रहा। ये सर तो मुझे यही बताया ना सर, आपने ये सारी इतनी डिटेल्स जमा की है और बिल्कुल देर रिकॉर्डेड डिटेल्स, बिल्कुल सही है। और ये पूरा आपके इर्द गिर्द वो तंग हो रहा है। इस सिचुएशन में आसिम मुनीर साहब, वेयर ही इज गोइंग टू गो? ना पाकिस्तान के अंदर उनकी सपोर्ट है, ना उनको चाइना सपोर्ट दे रहा है। अमेरिका कहता है कि जी आप चुप रहे, आप बात ना करें। तो वेयर इज आवर स्ट्रेटेजी एंड वेयर इज आवर आर्मी एंड वेयर आर आवर प्लानर्स? हम क्या करेंगे? क्या फिर हम सरेंडर करके छोड़ के दे के भाग जाएंगे? इनको क्या करेंगे? मतलब है कि इज देयर एनीबॉडी हु इज थिंकिंग अबाउट इट? सर हमारे जर्नलों ने हमेशा जाती मफादात के ऊपर कौमी मफादात कुर्बान किए हैं, ये फैक्ट है, ठीक है सर। पर्सनल इंटरेस्ट ओवर नेशनल इंटरेस्ट हुआ है, यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट है और इनको अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है, इसीलिए उन्होंने अपनी जात के लिए इस्तिस्ना हासिल किया है, इम्यूनिटी ली है। इनको पता आगे हमारे साथ क्या होने जा रहा है। इम्यूनिटी मिल भी जाए तो पूरा मुल्क पे अगर आपका लड़ नहीं सकते, आपके पास असला नहीं है, आपके पास डिफेंस नहीं है, आपको सारे दुश्मन इर्द गिर्द चारों तरफ से आ गए, तो आप इम्यूनिटी लेके क्या करेंगे? किधर जाएंगे? वहां तो वो कहते हैं ना कि हमारे पास बम है, एटम बम है, हम बम चला बस देंगे। मेरे एक एटम बम पे ही आप चले जाते हैं जाके, और एटम बम ही का आपके पास रह जाता है कि भाई हम ये चला देंगे, तो वो तो आपको कोई चलाने नहीं देगा, और फिर क्या होगा? वो कहते हैं हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बहुत कम है, और हम टेम्पा फ्लोरिडा में खड़े होकर वो कहते हैं कि अगर हम तो जाएंगे तो पूरा रीजन साथ लेके जाएंगे। अमेरिकन CIA के ये तो खुदकुशी हो गई जी, फिर हम बस खुदकुश, हम अपने आप को भी उड़ा लेंगे और आपको भी उड़ा लेंगे। मतलब दिस इज लाइक अ सुसाइड स्ट्रेटजी। व्हाट? कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, इस पागलपन को कंट्रोल अगर कोई कर सकता है तो क्या खान के अलावा कोई कर सकता है? आप मुझे बताएं। नहीं, आपने क्या सवाल किया, मुझे जरा क्लियर करें। ये जो पागलपन है कि हम हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बिल्कुल जीरो है और हम चला देंगे बम और हम फारिग कर देंगे, क्योंकि हम तो खुद भी डूबेंगे, पंगे लेने से बात भी नहीं आना, उधर जो है वो क्रॉस बैटर पंगे भी लेने से भी बात नहीं आना। खुलेआम यहाँ पे पंजाब के अंदर जो है वो मुफ्ती सईद साहब हो गए या मौलाना मसूद अजहर, उनके भाई रऊफ साहब जो है वो खुलेआम धमकियां भी दे रहे हैं और वहां पे अटैक भी हो रहे हैं, और उसके बाद उनको कहना कि तुम आओगे तो हम देखिए, अगर हमारी स्ट्रेटजी सिर्फ वन पॉइंट स्ट्रेटजी है कि जी हम बस हमारे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड हमारा है और हम न्यूक्लियर यूज करेंगे, बाकी सब चीजें हमारी खत्म है, तो मतलब दिस इज आई थिंक लास्ट एंड पॉइंट पे आप पहुंच गए। आपको फिर या तो फिर पूरी दुनिया मिलके इनको दिमाग ठीक करेगी, आसिम मुनीर साहब का, जी आप ठीक हो जाए, ये क्या आप बातें कर रहे हैं, या फिर कुछ इनको हटाएंगे, या फिर इनका कुछ और इंतजाम करेंगे, या इमरान खान को लाएंगे कि भाई तुम इनको ठीक करो। कोई ना कोई किसी को तो करना पड़ेगा। नोबडी विल अलाउ यू टू यूज द न्यूक्लियर। ये जो आप एक आपके पास आखिरी पटाखा रह गया है, बस वही है और कुछ नहीं है हमारे पास, वरना हमें बैठे रहे सारी उम्र बैठे रहे, मगर करेंगे क्या जब इनके पास? ये मेरा पॉइंट है कि इनको फैलती पड़ेगी। इनका टोटल दारोमदार इस वक्त जो है वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड और न्यूक्लियर डिफेंस के ऊपर है, और वो इनको अगर इन्होंने टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन डेवलप तो किए हुए हैं, लेकिन वो अगर इनको चलाने, ये चला तो सकते हैं लेकिन इनको चलाने कोई नहीं देना चाहता, अमेरिका भी नहीं देना चाहता, क्योंकि इंडिया पे चलाएंगे उन्होंने इंडिया से बिजनेस करना है सारे का सारा। उन्होंने गजा में जितनी रिकंस्ट्रक्शन करनी है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की, उन्होंने चाइना के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि चाइना से कोई भी सामान नहीं आएगा, सामान सारा फिर इंडिया से ही आएगा, चाइना से नहीं आएगा। तो उन्होंने बिजनेस करना है, और वो इंडिया ने जितना पैसा कमाना है वो डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, डिफेंस प्रोक्योरमेंट के अंदर अमेरिका में खर्च करना है। तो वो क्यों चाहेंगे कि भाई ये बम शम चलाए? तो इसको, इस पागलपन को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में क्या कोई एक भी ऐसा बंदा है जो इस वक्त आसिम मुनीर को कंट्रोल कर सके या उससे मथा लगा सके? एग्जैक्टली, दिस इज माय पॉइंट कि जी इस वक्त सिर्फ आपको एक काम करना है कि जी आपको एक बंदा ढूंढना है जो आसिम मुनीर को कंट्रोल कर सके, वो चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो ब्रिटेन में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अडयाला जेल में हो, जो भी हो, या सारे मिलकर कोई एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाए कि भाई इस आदमी को कंट्रोल करो, ये खुद तो मरेगा, पूरे मुल्क को मरवाएगा, और ये कोई दुनिया नहीं अफोर्ड कर सकती, ना रीजन अफोर्ड कर सकता है, ना
तो ये बड़े गहरी बातें आप कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त ये सोच है, लेकिन इसके ऊपर बैठ के जरा फिक्र करनी चाहिए, हमारे जर्नलों को भी करनी चाहिए। पॉलिटिशियंस तो मर गए साले, उनके पास तो ना जान है और ना कोई करने का कोई हिम्मत है, लेकिन ये कि जो भी बाकी रह गए उनको साथ बिठा के और सब लोगों को कुछ बैठ के सोचना तो चाहिए कि जी हम जाएंगे किधर। यानी ये हमें एक आखिरी कोने पे ले जाके पहाड़ की खड़ा कर दिया कि जी बस अब नीचे जाएं और सब खत्म। इस तरह तो नहीं हो सकता सर, ये बड़ा ये खतरनाक सिनेरियो है और इसमें मेरा ख्याल है मजीद बहुत लंबी बात होनी चाहिए और सोच के करनी चाहिए। तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस फाइनल वर्डिक्ट आपका क्या है कि खान की वापसी ताकि इसको कंट्रोल किया जाए, या लाल ट्रक की बत्ती है या एक रियलिस्टिक सिनेरियो है, क्या आपको लगता है? देखिए खान इनके पास एक ऐसा फैक्टर रह गया है जो खान जो के पॉजिटिवली यूज हो सकता है, बिकॉज उसके साथ लोग भी हैं, उसके साथ अवाम भी है, वो हिम्मत भी है, उसमें दुनिया भी उसकी सुनती है, फौज भी उसकी सुनेगी। अगर ये दो चार जो ऊपर बैठे हुए हैं जनता के लोग, इनके दिमाग को कोई ठीक करे तो फौज भी उनकी सुनेगी। और दे कैन मेक, वो खान को कोई शौक नहीं है कि जी लड़ाइयां लड़के, वो खान तो अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करना चाहता है यार। वो एटम बम को लेके कोई खाएगा या क्या नाश्ता करेगा, क्या करेगा? वो उसको यूज करने का टाइम है ये, और अगर कोई नहीं यूज करेगा तो सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। खान साहब तो अपने जेल में बड़े खुश बैठे हुए हैं, मगर आसिम मुनीर इज इन रियल कॉर्नर के जी अब वे टू गो, और इसको लगाम डालने की, नकेल डालने की जरूरत है। ये मेरा पॉइंट है जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन से भाई साहब। थैंक यू सर, इंशाल्लाह इस पे और बात करेंगे। ये बड़े बड़े डीप पॉइंट्स आपने लेके आए हैं और ये बड़ी जबरदस्त बात है, इस पे बातें और करना चाहिए, सोचना चाहिए इस पे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, खुदा हाफिज़ सर। थैंक यू सर, खुदा हाफिज़।